नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, जिंक कॉपर सेल एटसेट्रा। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम जिंक कॉपर सेल भी बोल सकते हैं, गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं और इसके अलावा डैनियल सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते किसको हैं। ऐसा कोई भी डिवाइस जो किसी केमिकल एनर्जी को रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, दैट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है वो आता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको डायग्राम से समझेंगे जिससे हमें बहुत इजीली समझ में आएगा। ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम है। ओके, तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो हाफ सेल होंगे। एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल जिसके अंदर रिडक्शन होगा। अब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर देखा कि जो कैथोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। मतलब ये है कि चार्ज के अकॉर्डिंग हम कैथोड और एनोड को डिसाइड नहीं कर सकते। अभी हम आगे जानेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, बट यहाँ पर ये चीज़ सेम होगी कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक रोड होगी जिंक की जो एनोड की तरह काम करेगी, और इस जिंक रोड को हम डिप करेंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। दूसरी तरफ हमारे पास कॉपर होगा और कॉपर को हम पुट करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ओके, यहाँ पर ये एमीटर रहेगा, दिस इज द की, और इन दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बीच में एक यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा और उसको बोलेंगे हम सोल्ट ब्रिज। ओके, तो यहाँ पर हम स्टेप टू स्टेप समझेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस होगी और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया और क्यों कैथोड के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे, बट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो सेम होगा। देखिए, हमारे पास ये जिंक है और इस तरफ है कॉपर रोड। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि जिंक के अंदर ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये जो जिंक रोड है ये लगातार ऑक्सीडाइज होगी और ऑक्सीडाइज होने के बाद में ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अब जैसे ही ये जिंक रोड यहाँ से ऑक्सीडाइज होती है तो इधर से लगातार टूटना स्टार्ट होगी और ये सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर आएगा। अब जब ये जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उस टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इकट्ठे होंगे। ओके, अब किसी भी एटम या एलिमेंट के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाता है तो ऑक्सीडेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई, और जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई तो इसका मतलब ये एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज कैसे आया? जैसे ही इस जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए, और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो आएगा। तो इस तरीके से हमें पता चला कि एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब इसके रिस्पेक्ट में इधर जो हमारे पास एक कॉपर रोड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बट इसके साथ साथ यहाँ पर रिडक्शन भी होगी। अब हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन का जो ग्रेडियंट है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, फ्लो करेंगे। ओके, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इस कैथोड के ऊपर पहुंचेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर सल्फेट है उस कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होने के बाद में ये जो Cu2 पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा। कॉपर सल्फेट को जब हम डिसोसिएट करवाएंगे तो हमारे पास Cu2 पॉजिटिव और SO42 नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये जो Cu2 पॉजिटिव है ये एनोड से ऊपर, एनोड की तरफ से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा,
और जब ये Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन हुई, ठीक है। और जैसे जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो सॉलिड स्टेट में ये चेंज होगा और लगातार इस रोड के ऊपर ये इकट्ठा होता जाएगा। तो इस तरफ होगा ये कि जो हमारे पास कॉपर रोड है वो कॉपर रोड का जो साइज है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा, मीन्स ये थिक होती जाएगी, और इस तरफ जो जिंक रोड है वो लगातार डिग्रेड होती जाएगी। अब हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, और ये हम जानते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो करंट होगा कैथोड से एनोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो काम करता है। अब यहाँ पर एक यू ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलते हैं हम सोल्ट ब्रिज, और इस सोल्ट ब्रिज के अंदर कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जैसे पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा, ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। अब ये जो सोल्ट ब्रिज है इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक जेली के अंदर जिसको बोलते हैं हम अगर अगर जेल, ठीक है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे। और जेल जिस तरीके से हमारे पास एलोवेरा होता है उसके अंदर जो जेल है कुछ ऐसी जेल होगी, और उसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब उसके बाद में क्वेश्चन ये है कि सोल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। सोल्ट ब्रिज के कुछ फंक्शन होंगे। नंबर एक तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सर्किट को पूरा करेगा, दूसरा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को देखिए किस तरीके से बैलेंस करेगा। हमने देखा कि Zn मीन्स जो जिंक है वो डिग्रेड होकर नीचे की तरफ आएगा और Zn2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन के अंदर इकट्ठे होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज आपके सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेगा इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई। दूसरी तरफ जो कि हमारा रिडक्शन हाफ सेल है इसके अंदर कॉपर के आयंस लगातार इस कॉपर रोड के ऊपर इकट्ठे हुए, ठीक है, और SO4 2 नेगेटिव यहाँ पे नीचे बच गया। तो इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया दोनों सॉल्यूशंस में। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए जो सोल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिकम्पोज होंगे। जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड दो पार्ट्स में टूटेगा, एक टूटेगा K पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव और नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चला जाएगा। तो इधर जो K पॉजिटिव है वो SO4 2 नेगेटिव पे चला जाएगा, ठीक है। जितने यहाँ पर चार्जेस को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे उतने पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए जितने भी नेगेटिव चार्जेस की जरूरत होगी वो इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके नोट्स के अंदर वो सेम चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई, तो आप इनको पढ़ सकते हो डायरेक्टली। जैसे रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल, जिंक सॉलिड, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए उसको ये कॉपर ले लेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल कुछ इस तरीके से होगी और रिडक्शन हाफ सेल कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। आगे का जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में फंक्शंस ऑफ सोल्ट ब्रिज, पहला है सोल्ट ब्रिज कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय अलाउइंग द आयंस टू फ्लो फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अदर विदाउट मिक्सिंग दीज टू सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है सोल्ट ब्रिज कीप द टू सॉल्यूशन न्यूट्रल प्रेजेंट इन द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो फ्लो कर जाएंगे। अब नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ सेल ऑन चेंजिंग द एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल। एक चीज इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होगी वो रहेगी 1 मोलर कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट की, और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 1.10 वोल्ट, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो काम करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम बाहर से
कोई एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल पुट करेंगे तो उसके बाद में इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। ओके, तो देखिए ये हम जानते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारे पास 1.10 वोल्ट। ओके, दिस इज द 1.10 वोल्ट। अब बाहर से हमने जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर डालना स्टार्ट किया। सपोज यहाँ पर जो पोटेंशियल है हमने इतना बढ़ाया कि ये 1.10 से कम है। ओके, जब तक एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल 1.10 से कम रहेगा तब तक जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो एनोड से कैथोड की तरफ रहेगा और जो करंट है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। अब जैसे ही एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल 1.10 के बराबर होगा तो उसके बाद में आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करना बंद कर देगा। ओके, अगले स्टेप में हमने इस एक्सटर्नल पोटेंशियल को थोड़ा सा और इंक्रीज किया और ये हो गया 1.10 से ज़्यादा। तो अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये अपोजिट तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कैथोड से एनोड की तरफ हो जाएगा और करंट का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो ये इफेक्ट होता है हमारे पास एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल का। When concentration is 1 molar of solution and voltage is 1.1 और इसको हम लिख सकते हैं 1.10 वोल्ट, then Daniell cell does not work। मतलब ये है कि जब हम एक्सटर्नल जो अपोजिट पोटेंशियल है उसको 1.10 के बराबर कर देंगे तो उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, is decreased from 1.1 then it acts as a electrochemical cell and the flow of electron takes place from zinc rod to copper rod, means anode to cathode, negative electrode to positive electrode, but as the voltage is increased and it becomes 1.1 then its working stops। 1.1 के बराबर जैसे हो जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा और जब ये 1.1 से ज़्यादा होगा when potential difference is 1.1 volt 1.11 volt and flow of electron takes place from copper rod to zinc rod, in this case the cell behaves as electrolytic cell। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो सेल है वो काम करता है। अब उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस बता रखा है। जैसे यहाँ पर पहले तो डेफिनेशन है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा। ये यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी बट यहाँ पर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाया जाता है। डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड बट देयर विल बी ए सिंगल solution in which both the electrodes are kept। इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग सेल्स में होंगे, यहाँ पर एक में होगा। सॉल्यूशन इन बोथ सेल्स आर डिफरेंट, यहाँ पर सिर्फ एक सॉल्यूशन रहेगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो दोनों अलग अलग रहेंगे और इधर जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो सेम मेटल के भी हो सकते हैं, डिफरेंट के भी हो सकते हैं। एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये अपोजिट होंगे एक दूसरे में। यहाँ पर सोल्ट ब्रिज यूज़ करेंगे बट इधर सोल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का जो सीधा सा मेथड है वो ये है कि पहले तो हमें उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, पहले आप डायरेक्ट इक्वेशंस लिखिए। जिनका ऑक्सीडेशन हुआ उसको आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे पिछले जिंक और कॉपर सेल के अंदर देखा कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो एज इट इज़ ये आपका जिंक है सॉलिड स्टेट में, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। तो इनके बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पर आप सिंगल वर्टिकल लाइन यूज़ करोगे और Z2 पॉजिटिव आप यहाँ पे लिखोगे। और कभी कभी जो कंसंट्रेशन है वो भी यहाँ पे दिखाई जा सकती है, तो कंसंट्रेशन आप यहाँ पे दिखाओगे। फिर उसके बाद सोल्ट ब्रिज को दिखाने के लिए 2 वर्टिकल लाइन्स आएंगी, उनको आप ऐसे खींचोगे
और लास्ट में जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर आप दिखाओगे रिडक्शन। आप जानते हो कि हमारे पास Cu2 पॉजिटिव रहेगा, तो पहले आप Cu2 पॉजिटिव को लिखोगे, ओके। फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद में कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पर सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है, द एनोड इज शोन इन द लेफ्ट हैंड साइड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इन द left hand side we use metal in solid form. After that one vertical line is used to show the boundary of solid and aqueous phase, ठीक है। सॉलिड और एक्वस फेज के बीच में बाउंड्री दिखाने के लिए एक वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। आफ्टर वन वर्टिकल लाइन द कटाइन इन इट्स एक्वस फेज इज रिटर्न, उसको हम लिखेंगे 2 वर्टिकल लाइंस आर यूज टू रिप्रेजेंट द सोल्ट प्रिंस, ठीक है। और राइट हैंड साइड के अंदर हम कैथोड लिखेंगे जहाँ पे रिडक्शन होगा, और वहाँ पर हम सेम तरीके से लिखेंगे, पहले जो हमारे पास कटाइन है उसको लिखेंगे, फिर एक वर्टिकल लाइन यूज़ करेंगे और उसके बाद में मेटल जो भी सॉलिड फेज में है उसको हम लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, एटसेट्रा। थैंक यू।